हेलो एंड वेलकम। रिमोट सेंसिंग के ई कंटेंट की इस क्लास में आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के हम अर्थ के एटमॉस्फेयर के साथ इंटरेक्शन के ऊपर चर्चा करेंगे। आप सभी के साथ पिछली जो क्लासें हैं उसमें कई बार चर्चा हुई है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है। हम ब्रीफली रिकैप करते हैं। कोई भी बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका टेम्परेचर एब्सोल्यूट ज़ीरो यानी कि 0 केल्विन या -273 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होता है, वो किसी न किसी प्रकार का रेडिएशन करता है। इस रेडिएशन को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के दो बहुत इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं। वो प्रिंसिपल हैं कि जितना अधिक टेम्परेचर किसी ऑब्जेक्ट का होगा वो उतनी ही अधिक इंटेंसिटी के साथ रेडिएशन करेगा। कंट्रास्ट के लिए हम देख सकते हैं कि सन का टेम्परेचर सरफेस का अराउंड 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है और अर्थ के सरफेस का टेम्परेचर हम मान लेते हैं कि अराउंड 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो सूर्य का जो रेडिएशन है वो लाखों करोड़ों गुना अधिक होता है अर्थ के रेडिएशन के मुकाबले। हम रेडिएशन लॉज के बारे में अगली क्लास में फिर से चर्चा कर सकते हैं, बट फिलहाल के लिए आप इतना ही समझिए कि जिस भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर अधिक है वो अधिक अमाउंट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन करेगा। एक नंबर बात, किसकी तुलना में? कम टेम्परेचर वाले ऑब्जेक्ट के। दूसरी, यदि किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर बहुत ऊंचा है तो वो शॉर्ट वेवलेंथ और हाई फ्रीक्वेंसी का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन करेगा। जिस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कम है वो लॉन्ग वेवलेंथ एवं लो फ्रीक्वेंसी का ईएमआर रेडिएट करेगा। तो सन हाई फ्रीक्वेंसी और शॉर्ट वेव्स के अंदर अधिकांश ईएमआर करता है, जबकि अर्थ लॉन्ग वेव्स या लॉन्ग वेव रेडिएशन जो कि लो फ्रीक्वेंसी का है उसको करती है। अब हम ईएमआर के एटमॉस्फेयर के साथ इंटरेक्शन के ऊपर अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो जब भी सोलर रेडिएशन या सन से आने वाला ईएमआर जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करता है, तो रिमोट सेंसिंग के पर्सपेक्टिव से ईएमआर को एटमॉस्फेयर के टॉप से लेके अर्थ के सरफेस तक ट्रैवल करना पड़ता है और इस ट्रैवल की प्रोसेस में 3 महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं होती हैं। ये प्रक्रियाएं हैं एब्जॉर्प्शन, ट्रांसमिशन और स्कैटरिंग। इस फिगर को आप देखने के इन चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिए। ये ईएमआर का सोर्स है या सोलर रेडिएशन का सोर्स है। सन से आने वाला जो रेडिएशन है वो स्पेस से ट्रेवल होने के बाद टॉप ऑफ एटमॉस्फेयर आ गया। एटमॉस्फेयर में आने के बाद में इस रेडिएशन ने एटमॉस्फेयर से अर्थ की सरफेस तक ट्रेवल किया है। इस ट्रेवल करते टाइम इसको बीच में क्लाउड्स एनकाउंटर होंगे, एटमॉस्फेयर की जो गैसेस हैं उनके मॉलिक्यूल्स एनकाउंटर होंगे और एटमॉस्फेयर में जो डस्ट पार्टिकल्स रहते हैं उनके साथ भी ये रेडिएशन एनकाउंटर करेगा। तो आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा एटमॉस्फेयर में जो गैसेस हैं उनमें सबसे प्रमुख है नाइट्रोजन और उसके बाद में सेकेंड इम्पोर्टेंट गैस जो है वो है ऑक्सीजन। तो नाइट्रोजन का परसेंटेज अराउंड 78% है एटमॉस्फेयर में और ऑक्सीजन अराउंड 21% है और बाकी सभी गैसेस मिलके 1% से भी कम एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन करती हैं। परंतु इन 1% से भी कम कंपोजिशन वाली गैसेस का अर्थ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के साथ इम्पोर्टेंट इंटरेक्शन होता है। उस इंटरेक्शन में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। आप लोगों ने निश्चित ही नाम सुना है ओजोन गैस का। ओजोन गैस अपर एटमॉस्फेयर में काफ़ी अमाउंट में मिलती है, तो वहाँ पर वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को एब्जॉर्व करेगी। आप सभी लोग जानते हैं कि एटमॉस्फेयर में जो 1% रिमेनिंग गैसेस हैं उनमें शायद सबसे इम्पोर्टेंट गैस कार्बन डाइऑक्साइड है, जिसको कि हम ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। तो वो भी आने वाले रेडिएशन के साथ इंटरेक्ट करेगी। तीसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ आप देख रहे हैं यहाँ पर ये क्लाउड है। क्लाउड एक्चुअली क्या होता है? क्लाउड वाटर वेपर होती है।
तो यहाँ पर एक बड़ा क्लाउड है, यानी वाटर वेपर की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, परंतु रिमेनिंग एटमॉस्फेयर में भी कम या ज़्यादा मात्रा में वाटर वेपर के मॉलिक्यूल्स रहते हैं। सो EMR के साथ जो इंटरेक्शन होना है एटमॉस्फेयर का, उसमें एटमॉस्फेयर की गैसेस नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन इत्यादि इम्पोर्टेंट है। एटमॉस्फेयर में मिलने वाला वाटर वेपर इम्पोर्टेंट है, और एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट करने वाले धूल या मिट्टी के जो कण हैं वो इम्पोर्टेंट है। तो EMR एटमॉस्फेयर के टॉप पर आया, उसने एटमॉस्फेयर के अंदर से जब ट्रेवल करना शुरू किया अर्थ के सरफेस तक आने के लिए, तो 3 इम्पोर्टेंट चीज़ें होनी है। EMR का ट्रांसमिशन होगा। EMR का जब ट्रांसमिशन हो रहा होगा तो उस समय EMR का कुछ पार्ट क्लाउड्स और एटमॉस्फेयर के गैसेस के द्वारा एब्जॉर्व कर लिया जाएगा, उसको अवशोषित कर लिया जाएगा। कुछ EMR का पार्ट गैस के और गैसेस और डस्ट पार्टिकल्स के मॉलिक्यूल्स के साथ टकरा के स्कैटर हो जाएगा। स्कैटर होने का अर्थ है कि सीधा इस दिशा से आने वाला ये जिस तरह से रेडिएशन आ रहा है यहाँ से टकरा के कुछ इस दिशा में फैल गया, कुछ ऊपर चला जाएगा। यहाँ देख रहे हैं आप स्कैटर रेडिएशन अर्थ के सरफेस की तरफ भी आ सकता है, स्पेस की तरफ भी जा सकता है, सैटेलाइट के सेंसर की तरफ भी जा सकता है। खैर, तो आने वाले EMR की स्कैटरिंग होगी, EMR का एब्जॉर्प्शन होगा, और EMR का कुछ पार्ट अर्थ के सरफेस तक आएगा। EMR के सरफेस का वह पार्ट जो अर्थ के सरफेस पे आएगा, अब एक सेकंड प्रोसेस शुरू होगी, वो इंटरेक्शन है अर्थ के सरफेस के ऊपर, EMR का अर्थ के सरफेस के साथ इंटरेक्शन। तो इस इंटरेक्शन में EMR का कुछ पार्ट एब्जॉर्ब होगा और बाकी सारा का सारा पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाएगा। नाउ अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो EMR का अर्थ के सरफेस के साथ जो इंटरेक्शन है, उस इंटरेक्शन को हम आगे के किसी लेक्चर के अंदर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है रिमोट सेंसिंग के लिए, तो हम उसको नेक्स्ट या नेक्स्ट लेक्चर में कंसिडर करेंगे। फिलहाल हम अपनी कंसंट्रेशन पुनः करते हैं कि जो रिफ्लेक्ट होकर रेडिएशन जा रहा है, अब देखिए ये रेडिएशन फिर से एटमॉस्फेयर के थ्रू ट्रेवल कर रहा है, तो इस रेडिएशन का भी कुछ पार्ट स्कैटर हो सकता है और कुछ पार्ट एब्जॉर्ब हो सकता है, एवं फाइनली रिफ्लेक्टेड रेडिएशन का वो पार्ट जो यहाँ पर सैटेलाइट सेंसर पर पहुँचा है, वो सैटेलाइट सेंसर को रिकॉर्ड करने के लिए या उसको सेंस करने के लिए अवेलेबल होता है। तो देखिए, एटमॉस्फेयर के साथ इंटरेक्शन के अंदर 2 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। इनकमिंग EMR या इनकमिंग सोलर रेडिएशन, वो जब एटमॉस्फेयर के थ्रू ट्रेवल करेगा अर्थ के सरफेस की तरफ, तो उसका कुछ पार्ट एब्जॉर्ब होगा क्लाउड्स के द्वारा और एटमॉस्फेरिक गैसेस के द्वारा, कुछ पार्ट उसका स्कैटर होगा, और फिर बचा हुआ पार्ट स्कैटर्ड रेडिएशन भी है और डायरेक्ट बीम रेडिएशन भी है, वो अर्थ के सरफेस के फीचर्स के साथ टकराएगा। ये फीचर्स क्या हो सकते हैं, ये वन हो सकता है, ग्रीन वेजिटेशन, खेत हो सकता है यहाँ, ये फीचर कोई सिटी या बिल्ट अप एरिया हो सकता है, ये फीचर माउंटेन्स हो सकते हैं, रॉकी माउंटेन्स, ये फीचर स्नो कवर्ड माउंटेन हो सकता है, और ये फीचर वाटर बॉडी हो सकता है। आप सभी लोग जानते हैं कि हमारी अर्थ का लगभग 71% ओशंस उसके सरफेस को कवर करते हैं, तो वाटर बॉडीज़ के साथ भी सोलर रेडिएशन आके टकराएगा। यहाँ टकराने के बाद के इंटरेक्शन अभी हमारे इस लेक्चर का पार्ट नहीं है, मगर टकराने के बाद में जो रिफ्लेक्टेड रेडिएशन है, जो फिर से एटमॉस्फेयर के थ्रू ट्रेवल कर रहा है, उससे हम यहाँ पर कंसर्न्ड हैं। तो अब एक डाइग्रेशन के लिए, ये इनकमिंग सोलर रेडिएशन की बात थी और रिफ्लेक्टेड सोलर रेडिएशन की बात हुई। यहाँ अर्थ भी है, जैसा कि मैंने लेक्चर शुरू करते टाइम आपको बताया कि इस यूनिवर्स में कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका टेम्परेचर एब्सोल्यूट 0 से अधिक है, वह किसी न किसी फॉर्म का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन करता है। उनके ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर के आधार पर यह तय होता है कि वह किस वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन और कितनी अमाउंट में करेगा। जिन ऑब्जेक्ट्स का टेम्परेचर बहुत अधिक है, वो हाई फ्रीक्वेंसी शॉर्ट वेवलेंथ का शॉर्ट वेव रेडिएशन करते हैं और हाई इंटेंसिटी होता है। जिन ऑब्जेक्ट्स का सरफेस टेम्परेचर कम है,
वो लॉन्ग वेव रेडिएशन करते हैं। तो अभी तक हमने जो बात की थी वो इनकमिंग शॉर्ट वेव रेडिएशन की थी। अब हम अर्थ का सरफेस का एवरेज टेम्परेचर, पूरी अर्थ का एवरेज टेम्परेचर तो लगभग 15 डिग्री माना जाता है, 15-16 डिग्री। तो मगर कुछ पार्ट्स जो हैं अर्थ के, जो ट्रॉपिक्स हैं वो अधिक गर्म है और पोल्स के पास का एरिया ठंडा है। तो अर्थ के सरफेस के बहुत से एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे कि टेम्परेचर 20-23 डिग्री के आसपास रहता है औसत तापमान। अब यह टेम्परेचर जो अर्थ के सरफेस का है उसके कारण अर्थ भी अपना EMR करती है, अर्थ भी अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन स्पेस में भेजती है। अर्थ का चूंकि सरफेस टेम्परेचर कम है तो अर्थ से जो रेडिएशन जा रहा है उसको लॉन्ग वेव रेडिएशन कहा जाता है। ये लॉन्ग वेव रेडिएशन में रेडिएशन की वेवलेंथ्स लंबी होती हैं, फ्रीक्वेंसी कम होती है एवं टोटल इंटेंसिटी भी रेडिएशन की कम होती है। इन प्रिंसिपल्स को आगे की स्लाइड्स में हम एक बार फिर से देखेंगे डिटेल में, शायद आप उसको और अधिक अप्रिशिएट कर पाओ। मगर फिलहाल अर्थ भी रेडिएशन करती है तो इसको बोलेंगे एमिटेड रेडिएशन। अब देखिए, सन से EMR आया, एटमॉस्फेयर में कुछ प्रोसेसेस हुई, अर्थ के सरफेस के साथ टकराया और रिफ्लेक्ट होके वापस गया। तो ये है रिफ्लेक्टेड एनर्जी या रिफ्लेक्टेड EMR। अर्थ की खुद की सरफेस का जो टेम्परेचर है अर्थ की बॉडी का, उसके कारण अर्थ जो रेडिएशन को रिलीज करती है उसको कहते हैं एमिटेड रेडिएशन। तो दो तरह के रेडिएशन हो गए जो पुनः एटमॉस्फेयर से ट्रेवल कर रहे हैं। एक रेडिएशन है जो कि रिफ्लेक्टेड रेडिएशन है, दूसरा रेडिएशन है जो कि एमिटेड रेडिएशन है। अब जो रिफ्लेक्टेड रेडिएशन है या एमिटेड रेडिएशन है ये पुनः एटमॉस्फेयर में से जा रहा है, और जब ये एटमॉस्फेयर में से जा रहा है तो इसमें से कुछ पार्ट निश्चित रूप से एब्जॉर्ब होगा और स्कैटर भी होगा, एवं रिमेनिंग रेडिएशन जो है वो सेंसर्स पर पहुंचता है। अब ये सेंसर अलग अलग तरह के हो सकते हैं। कुछ सेंसर सैटेलाइट्स के ऊपर जो होते हैं वो रिफ्लेक्टेड रेडिएशन को कैप्चर करने के लिए उनका निर्माण किया जाता है। कुछ सेंसर ऐसे होते हैं जो रिफ्लेक्टेड रेडिएशन के लिए सेंसिटिव नहीं होते, परंतु वो वेवलेंथ जो अर्थ लॉन्ग वेव की फॉर्म में रेडिएट करती है उनके लिए सेंसिटिव होते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य है कि यहाँ जिस चीज़ को हमने सेंसर लिखा है ये सेंसर बहुत बहुत अलग प्रकार के हो सकते हैं, सैकड़ों प्रकार के हो सकते हैं, अलग अलग EMR की वेवलेंथ्स को सेंसिटिव हो सकते हैं। और जिन वेवलेंथ्स को ये सेंसिटिव होंगे, यदि वो वेवलेंथ इनको अर्थ के सरफेस से रिफ्लेक्टेड एनर्जी के फॉर्म में या एमिटेड एनर्जी के फॉर्म में मिलेगा तो वो उसको कैप्चर करेंगे, सेंस करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और एटमॉस्फेयर के जो बीच के इंटरेक्शन है उसमें एटमॉस्फेयर में जो गैसेस के पार्टिकल्स हैं या डस्ट के पार्टिकल्स हैं वो इफ़ेक्ट करते हैं, और वाटर वेपर के पार्टिकल्स भी, और इनके द्वारा दो प्रोसेसेस होंगी, स्कैटरिंग और एब्जॉर्प्शन। स्कैटरिंग को हम अगले लेक्चर में डील करेंगे। बस आप सिर्फ इतना ही समझ लीजिए कि स्कैटरिंग एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रक्रिया है रेडिएशन के। स्कैटरिंग के कारण ही हमें हमारा आसमान दिन में नीला दिखता है एवं सुबह व शाम को वह थोड़ा सा रेडिश या ऑरेंज कलर का सनराइज या सनसेट के टाइम दिखता है। एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस इम्पोर्टेंट है। एब्जॉर्प्शन जो EMR का होता है उसी के कारण हमारे चारों ओर का जो एटमॉस्फेयर है वो वार्म होता है। एयर में वार्मथ होती है, और आप जानते हैं कि सर्दी में एयर ठंडी होती है क्योंकि सर्दी के अंदर कम अमाउंट में सोलर रेडिएशन अर्थ के किसी हिस्से में जहाँ पे सर्दी की ऋतु होती है वहाँ पहुँच रहा होता है। गर्मी में उस हिस्से में अधिक सोलर रेडिएशन पहुँच रहा होता है, इसलिए एयर गर्म होती है। तो एयर गर्म या ठंडी एब्जॉर्प्शन के कारण है। जितना अधिक अमाउंट में सोलर रेडिएशन किसी समय आएगा, किन्हीं दिनों में आएगा, उतनी अधिक अमाउंट में रेडिएशन एयर के पास एब्जॉर्ब करने के लिए अवेलेबल होगा, और कम रेडिएशन आएगा तो कम अवेलेबल होगा। इस लेक्चर में फ़िलहाल हम स्कैटरिंग के जो इफ़ेक्ट्स हैं उनको के ऊपर फोकस नहीं करके एब्जॉर्प्शन के ऊपर अपना फोकस रखेंगे। अब अर्थ की सरफेस के ऊपर जो प्रोसेसेस हैं जो फिगर में हमने देखा था, तो यहाँ भी पुनः कुछ इम्पोर्टेंट प्रोसेसेस होंगी। अर्थ का सरफेस सोलर रेडिएशन जो आया है
ट्रांसमिट होके एटमॉस्फेयर में से उसके कुछ पार्ट को एब्जॉर्व कर लेगा। ये यहाँ पर 3 होना चाहिए 2 की जगह। इसके एक लार्जर पार्ट को रिफ्लेक्ट कर देगा एवं कुछ पार्ट को स्कैटर करेगा। फिर से एटमॉस्फेयर के अंदर प्रोसेसेस यानी रिफ्लेक्टेड एनर्जी, या जो मैंने आपको बताया था कि अर्थ से एमिटेड एनर्जी, तो रिफ्लेक्टेड एनर्जी के बारे में आप समझ लीजिए कि इससे हमारा तात्पर्य सन से आने वाले रेडिएशन से है, जो एटमॉस्फेयर से ट्रांसमिट होकर अर्थ के सरफेस तक आया एवं रिफ्लेक्ट होकर सेंसर तक जा रहा है। यूजुअली इसको शॉर्ट वेव रेडिएशन कहेंगे, रिफ्लेक्टेड एनर्जी। अर्थ के खुद की जो इंटरनल एनर्जी के कारण या अर्थ के सरफेस टेम्परेचर के कारण अर्थ जो रेडिएशन एमिट करती है उसको एमिटेड एनर्जी कहते हैं या लॉन्ग वेव रेडिएशन कहते हैं। तो ये सेकंड टाइम एटमॉस्फेयर के अंदर कुछ प्रोसेसेस हो रही हैं। आज की क्लास में जैसा मैंने बताया कि हमारा फोकस EMR के एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्ब होने से, चाहे वो इनकमिंग सोलर रेडिएशन हो उसका एब्जॉर्प्शन हो, या आउटगोइंग रिफ्लेक्टेड रेडिएशन हो उसका एब्जॉर्प्शन हो, और या फिर अर्थ का एमिटेड रेडिएशन। सो 3 तरह के रेडिएशन हो सकते हैं। यहाँ इनकमिंग शॉर्ट वेव, उसका एब्जॉर्प्शन होगा। रिफ्लेक्टेड शॉर्ट वेव, रिफ्लेक्टेड कहाँ से? अर्थ के सरफेस से, उसका पुनः स्पेस की तरफ जाते हुए एब्जॉर्प्शन होगा। और तीसरा एमिटेड लॉन्ग वेव रेडिएशन, जो अर्थ की सरफेस बॉडी से अर्थ का खुद का रेडिएशन है, उसका भी जब वो स्पेस की तरफ जा रहा है, आउटर स्पेस की तरफ अपवेलिंग हो रही है उसकी, तो उसका एब्जॉर्प्शन एटमॉस्फेयर में होगा। अब देखिए, जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन है ये एटमॉस्फेयर का टॉप एरिया है। तो इनकमिंग सोलर रेडिएशन का जो एब्जॉर्प्शन आउटर एटमॉस्फेयर में होता है, जिसको कि हमने ये डार्क सर्कल के द्वारा आप देख रहे हो, तो इस एरिया में ओजोन की मात्रा अधिक है, कंसंट्रेशन अधिक है आउटर एटमॉस्फेयर में। जितनी भी ओजोन एटमॉस्फेयर में है उसमें से काफ़ी पार्ट यहाँ रहता है। ओजोन जो इनकमिंग शॉर्ट वेव रेडिएशन है उसके अल्ट्रावायलेट पार्ट को यहीं पर एब्जॉर्व कर लेती है एवं लोअर एटमॉस्फेयर में या अर्थ के सरफेस तक आने नहीं देती। तो मैक्सिमम अमाउंट में अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है वो आउटर एटमॉस्फेयर में ओजोन के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाता है। अब ओजोन क्या है? ओजोन एक गैस है जो ऑक्सीजन गैस का ही एक वेरिएंट है। ऑक्सीजन के अंदर O2 उसका केमिकल फार्मूला है, ऑक्सीजन के 2 एटम रहते हैं। ओजोन में का फॉर्मूला है O3, यानी उसमें ऑक्सीजन के 3 एटम रहते हैं। तो ओजोन जो गैस है वो अपर एटमॉस्फेयर में इनकमिंग सोलर रेडिएशन के अल्ट्रावायलेट पार्ट को एब्जॉर्ब करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। मैक्सिमम रोल ओजोन का अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को कैप्चर करने में है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर, इनके बारे में हम देखते हैं। ओजोन की हमने बात कर ली। एक चीज़ और, यदि ओजोन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को कैप्चर नहीं करेगी तो वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो कि शॉर्ट वेव में भी बहुत शॉर्ट वेव है और वेरी हाई फ्रीक्वेंसी है, यह रेडिएशन यदि अर्थ के सरफेस तक आएगा तो ह्यूमन बींग्स हों चाहे एनिमल्स हों या पेड़ पौधे हों, उनकी जो स्किन है, पेड़ों के पत्ते हैं, उनके अंदर पेनिट्रेट कर जाएगा और उसमें स्किन बर्न कर देगा और स्किन कैंसर को लीड करेगा। तो ओजोन का बहुत बड़ा रोल है अर्थ के ऊपर लाइफ को सेफ रखने के अंदर। सो ओजोन का एब्जॉर्प्शन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का, हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को आउटर एटमॉस्फेयर में ओजोन गैस कैप्चर कर लेगी। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड को हम अक्सर ग्रीन हाउस गैस कहते हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो सोलर रेडिएशन का रिफ्लेक्टेड पार्ट है अथवा अर्थ का के रेडिएशन का जो एमिटेड पार्ट है, तो लॉन्ग वेव EMR की जो लॉन्ग वेव रेडिएशन होता है उसको कार्बन डाइऑक्साइड बहुत मात्रा में कैप्चर करती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को हम ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं कि जितनी भी ज़्यादा CO2 की मात्रा हमारे एटमॉस्फेयर में आज के दिन बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है? क्योंकि हम बहुत ज़्यादा फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ कर रहे हैं, डीजल का, पेट्रोल का और कोयले का।
हमारी सोसाइटीज़ जो हैं वो इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ हैं और इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ में हर व्यक्ति का एनर्जी का उपभोग धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और आज के दिन हमारे जो इकोनॉमीज़ हैं उनको रन करने के लिए एनर्जी ही सबसे बड़ा सोर्स है, चाहे वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूवमेंट करने वाली ट्रक हों जो गुड्स को लेके जाते हैं, या पैसेंजर्स को ले जाने वाली बसें या पैसेंजर कार्स अथवा एरोप्लेन्स या ट्रेन्स, सभी में फॉसिल फ्यूल्स का बहुत मात्रा में उपयोग हो रहा है। इसी तरह हमारे घरों को बिजली देने के लिए जो बिजली हमारे घरों तक आती है वो बिजली घरों में जहाँ उसको जनरेट किया जाता है तो आधे से अधिक बिजली घर जो दुनिया में हैं वो या तो कोल को बर्न करके बिजली बनाते हैं, कोयले को, अथवा वो डीजल पेट्रोल या गैस को बर्न करके इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। तो इतनी अधिक मात्रा में जो फॉसिल फ्यूल्स बर्न हो रहे हैं, कोल और क्रूड ऑयल या गैस, वो जो बर्न होते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में रिलीज़ करते हैं और CO2 की कॉन्सेंट्रेशन हमारे एटमॉस्फेयर में बढ़ रही है। चूँकि CO2 अर्थ से जाने वाले लॉन्ग वेव रेडिएशन को बहुत अधिक अमाउंट में एब्जॉर्व करती है, तो एटमॉस्फेयर धीरे धीरे गर्म होता जा रहा है, जिसको कि आप ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं या ग्रीन हाउस इफेक्ट हम जिसको कहते हैं। ग्रीन हाउस जो नाम है वो आया है ठंडे प्रदेशों से, जैसे कि ग्रीनलैंड या स्कैंडिनेविया, इस तरह के देशों में आर्कटिक जो सर्कल है उसके आसपास बसे हुए क्षेत्रों से, वहाँ पर साल के बड़े लंबे समय तक स्नो का कवर रहता है, ठंड बहुत अधिक रहती है। उस ठंड के मौसम में वहाँ वेजिटेशन, पत्तियों का, सब्जियों का, भोजन का उग पाना बड़ा मुश्किल होता है। तो लोग अपने घरों को, और घर भी बहुत ठंडे रहते हैं, तो अपने घरों को गर्म रखने के लिए एवं अपने घर के जो किचन गार्डन या छोटे प्लॉट्स होते हैं जिनमें वो सब्जियां उगाना चाहते हैं, उनके ऊपर एक ग्लास का या ग्लास की छत लगा देते हैं। उनकी दीवारें ग्लास की होती हैं, छत भी ग्लास की होती हैं। उनसे सोलर रेडिएशन उनके अंदर से आ जाता है, बाहर की ठंडी हवा वहाँ तक आ नहीं सकती, और इनकमिंग सोलर रेडिएशन शॉर्ट वेव का होता है, वो ग्लास को पेनिट्रेट करके नीचे सरफेस तक जाएगा एवं वापस लौटता हुआ अधिकांश रेडिएशन जो है रिफ्लेक्टेड रेडिएशन का कुछ पार्ट एवं अर्थ के खुद के रेडिएशन का पार्ट वो लॉन्ग वेव की फॉर्म में होता है। उसको जो ग्लास की सीलिंग है, छत है, वो बाहर जाने नहीं देती और धीरे धीरे वो केबिन का टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है। जैसा कि आपने अक्सर देखा होगा कि यदि आप गर्मियों के मौसम में अपनी कार के शीशे बंद करके उसको बाहर खड़ा कर दें तो इनकमिंग रेडिएशन के कारण आप यदि 2 घंटे बाद वापस कार को खोलेंगे तो कार का केबिन अंदर से काफ़ी गर्म होता है, क्योंकि जो सोलर रेडिएशन आया था कार की विंडशील्ड को पार करके या शीशे के ग्लासेस को पार करके शॉर्ट वेव की फॉर्म में था, वो कार के अंदर आ गया। अब कार के अंदर जब आया तो कार के अंदर जो एयर है उसके मॉलिक्यूल्स ने उसमें से कुछ पार्ट को एब्जॉर्व कर लिया, कुछ पार्ट को कार की सीटों ने एब्जॉर्व कर लिया, एवं एब्जॉर्व करने से एयर का टेम्परेचर बढ़ा और सीटों का भी टेम्परेचर बढ़ा। जब इनका टेम्परेचर बढ़ा तो इन्होंने भी रेडिएशन एमिट करना शुरू किया, वो लॉन्ग वेव की फॉर्म में है। अब ये लॉन्ग वेव रेडिएशन कार के शीशों से बाहर नहीं निकल सकता, वह अंदर ही कैप्चर हो जाता है और धीरे धीरे कार के अंदर के केबिन के टेम्परेचर को रेज करने लगता है। जो ये रेडिएशन आया था इसका वह पार्ट जो कि स्कैटर हो गया कार के अंदर के मॉलिक्यूल से टकरा के केबिन के, या कार की सीटों से टकरा के, या कार के जो अन्य ऑब्जेक्ट हैं अंदर के उनसे टकरा के जो रिफ्लेक्ट हुआ या स्कैटर हुआ वह ग्लास के थ्रू पुनः बाहर निकल जाएगा। परंतु जो एब्जॉर्व हो गया, चाहे सीटों के द्वारा या कार की बॉडी के द्वारा या कार के अंदर के एयर मॉलिक्यूल्स के द्वारा जो एब्जॉर्व हुआ उसने उस ऑब्जेक्ट की टेम्परेचर को बढ़ाया, उसके अंदर हीट को बढ़ाया, एवं उस ऑब्जेक्ट ने भी अपना खुद का रेडिएशन एमिट करना शुरू किया। वो लॉन्ग वेव की फॉर्म में होगा, क्योंकि इस बॉडी या इन ऑब्जेक्ट्स का टेम्परेचर अधिक ऊंचा नहीं होता, तो वो लॉन्ग वेव रेडिएशन है, वो कार की ग्लास सीलिंग से बाहर नहीं निकल पाएगा एवं धीरे धीरे कार का केबिन गर्म होने लगता है। तो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। इसका यूज़ ठंडे देशों के अंदर सब्जियां उगाने,
ग्रीन वेजिटेबल्स या भोजन को उगाने के लिए किया जाता है, जबकि बाहर के तापमान 0 से नीचे हो जाते हैं। तो चूँकि वहाँ सब्जियाँ उग पाती है, तो इसलिए इस तरह के ग्लास की बिल्डिंग्स, ग्लास कवर्ड बिल्डिंग्स को ग्रीन हाउस कहते हैं। हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर भी ग्रीन हाउस की तरह काम करता है बहुत अमाउंट में, और ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है उसको क्रिएट करने में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का सबसे अधिक इम्पोर्टेंट रोल है। इसके अलावा मीथेन और अन्य गैसेस भी हैं, परंतु उनकी टोटल अमाउंट एटमॉस्फेयर में काफ़ी कम है। तो CO2 को मेजर ग्रीन हाउस गैस माना जाता है। तो अब हम पुनः EMR पर आते हैं। इनकमिंग सोलर रेडिएशन आया, उससे अर्थ के मॉलिक्यूल्स, एटमॉस्फेयर के मॉलिक्यूल्स ने उसके कुछ पार्ट को एब्जॉर्व कर लिया, रिफ्लेक्ट नहीं एब्जॉर्व। जो एब्जॉर्ब पार्ट है उससे एटमॉस्फेयर के मॉलिक्यूल्स ने रेडिएशन एमिट करना शुरू किया। EMR का जो पार्ट ट्रांसमिट होकर सरफेस तक आ गया अर्थ के, उसका कुछ पार्ट एब्जॉर्ब हुआ, और वह एब्जॉर्ब होने के बाद में रेडिएशन लॉन्ग वेव में एमिट होना शुरू किया। जो ट्रांसमिटेड रेडिएशन यहाँ आया था वापस रिफ्लेक्ट होके चला गया, रिफ्लेक्टेड रेडिएशन C। तो इसमें A और B जो एमिटेड रेडिएशन हैं, जो एयर के मॉलिक्यूल्स ने जिसको एब्जॉर्व किया इनकमिंग EMR को, उससे उसकी हीट या एनर्जी का लेवल बढ़ा, उन्होंने रेडिएशन एमिट करना शुरू किया। ये एमिटेड रेडिएशन लॉन्ग वेव होगा। अर्थ के सरफेस ने जो EMR एब्जॉर्व किया और जो अपना खुद का रेडिएशन एमिट कर रहा है वो लॉन्ग वेव है। अर्थ के सरफेस से EMR का वो पार्ट जो एब्जॉर्व नहीं हुआ, यहाँ पर टकरा कर रिफ्लेक्ट हो गया, वो रिफ्लेक्टेड रेडिएशन है। तो एमिटेड रेडिएशन और रिफ्लेक्टेड रेडिएशन दोनों एटमॉस्फेयर के अंदर से वापस ट्रैवल करेंगे स्पेस की तरफ। तो जब ये वापस ट्रैवल करते हैं तो इसको कहते हैं अपवेलिंग ऑफ रेडिएशन। क्या बोलेंगे? अपवेलिंग। सूर्य से आने वाला जो रेडिएशन है उसको हम बोलते हैं डाउनवेलिंग ऑफ रेडिएशन, और ये कहलाएगा अपवेलिंग ऑफ रेडिएशन। अपवेलिंग ऑफ रेडिएशन के अंदर भी काफ़ी रेडिएशन पुनः एटमॉस्फेयर के द्वारा कैप्चर होगा, मेनली CO2 के द्वारा। तो ये एक ग्रीन हाउस गैस की बात होगी। अब थर्ड जो कंस्टिट्यूएंट है एटमॉस्फेयर में जो EMR को एब्जॉर्व करता है वो है वाटर वेपर। आप सब जानते हैं कि एटमॉस्फेयर में कभी कम या कभी ज़्यादा मात्रा में आर्द्रता होती है। ख़ास तौर से मॉनसून का जो मौसम है, जो इन महीनों का मौसम है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, मिड जून से, उस समय जब मानसून आता है तो आसमान में क्लाउड्स रहते हैं, या क्लाउड नहीं होंगे तब भी कई बार आर्द्रता या ह्यूमिडिटी जिसको आप कहते हैं वो बहुत अधिक होती है। आपके घरों के अंदर जो कूलर हैं वो काम नहीं करते, क्योंकि चूँकि हवा में आर्द्रता बहुत अधिक थी, तो कूलर जो वाटर वेपर लेडन एयर कमरे में फेंकता है वो एयर उसको एब्जॉर्ब नहीं करती और आपको बहुत पसीना आता है। आप सड़क पर घूमते हैं तो भी एयर आपकी बॉडी से निकलने वाले पसीने को इवेपोरेट नहीं कर रहा है और वो वहीं पड़ा रहता है, तो बहुत अधिक पसीना आता है। ये सब इसलिए होता है कि एयर में ह्यूमिडिटी का कंटेंट बहुत बढ़ गया है इस पर्टिकुलर सीज़न में। तो ये वाटर वेपर एयर के अंदर होती है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को कैप्चर करती है। क्लाउड्स होते हैं, क्लाउड्स वाटर वेपर के ही बने होते हैं, वो भी EMR को कैप्चर करते हैं। अब क्लाउड्स के बारे में या नॉर्मली ह्यूमिडिटी के बारे में भी, जैसे हमने बात की सीज़न की कि मॉनसून के सीज़न में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, साल के 4 महीने और बाकी 8 महीने ह्यूमिडिटी कम होती है। इस का कहने का अर्थ है कि ह्यूमिडिटी या वाटर वेपर की अमाउंट जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में है वो वेरिएबल है, टाइम के अकॉर्डिंग वेरिएबल है, यानी सीज़न के अकॉर्डिंग, और वो स्पेस के अकॉर्डिंग वेरिएबल है। स्पेस के हिसाब से कैसे? आप लोगों ने जूनियर क्लासेस में पढ़ा है कि इक्वेटोरियल रीजन में रोज़ाना ही बारिश आती है साल भर, क्योंकि दिन में खूब हीट होने से आसपास के समुद्रों का पानी जो है वो उसमें बहुत वेपरेशन होता है, बादल बनते हैं, हम रोज़ाना वर्षा करते हैं। तो ट्रॉपिकल एरियाज़ में अधिक अमाउंट में वाटर वेपर होता है, एवं पोलर एरियाज़ में जहाँ कम रेडिएशन, सोलर रेडिएशन मिलता है, वहाँ कम अमाउंट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होने से कम अमाउंट में वाटर वेपर होगी। तो वाटर वेपर का कंटेंट वेरिएबल है, परंतु वाटर वेपर भी जो इनकमिंग रेडिएशन है या आउटगोइंग रेडिएशन है, उसमें जो लॉन्ग वेव इंफ्रारेड रेडिएशन है,
उसको कैप्चर करता है। इस इनकमिंग की जगह यहाँ पर हम इसको रिप्लेस करेंगे आउटगोइंग। लॉन्ग वेव इंफ्रारेड रेडिएशन या शॉर्ट वेव, माइक्रोवेव में शॉर्ट वेव है, ये नॉर्मल शॉर्ट वेव रेडिएशन नहीं है। इसके बारे में आपको मैं आगाह कर देता हूँ कि शॉर्ट वेव माइक्रो रेडिएशन। और वेवलेंथ का है 22 माइक्रोमीटर से लेके 1 मीटर तक। तो इस रेंज में या इन वेवलेंथ्स के अंदर जो रेडिएशन EMR है वो वाटर वेपर के द्वारा कैप्चर किया जाता है, एब्जॉर्ब किया जाता है। और देख रहे हैं कि लोअर एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर का कंटेंट लोकेशन टू लोकेशन और टाइम साल के जो है उसके अनुसार काफ़ी वेरिएबल रहता है। तो जो लॉन्ग वेव इंफ्रारेड या शॉर्ट वेव माइक्रोवेव रेडिएशन है जिसकी अपवेलिंग हो रही है अर्थ के सरफेस से, उसका वो वाटर वेपर के द्वारा कैप्चर होगा, परंतु स्पेस एंड टाइम के साथ इसकी कैप्चरिंग वेरिएबल रहेगी।